मैं डॉक्टर जेठोलाल वाणी अहमदाबाद से हूँ। मैं गुजरात विद्यापीठ केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर में सिंधी भाषा का अध्ययन अध्यापन करता रहा हूँ। वैसे मैं सिंधी अहमदाबाद से यहाँ आया हूँ और आज जो मैं पाठ पढ़ने जा रहा हूँ वो सिंधी भाषा के संबंध में है और उसका शीर्षक है सिंधी भाषा का उद्भव एवं विकास। उसके पहले मैं इतना भी अपना बनाना चाहता हूँ कि मैं राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद में निर्देशक के पद पर और दिल्ली सिंधी अकादमी में सचिव के पद पर और गुजरात में गुजरात सिंधी साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष पद पर एवं गुजरात सिंधी साहित्य अकादमी के साथ सिंधी, हिंदी और उर्दू साहित्य अकादमियों का असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद में मैं सेवाएं दे के निवृत्त हुआ हूँ। तो आज का जो विषय है अभी का वो है सिंधी भाषा का उद्भव एवं विकास। सिंधी उस सिंधु प्रदेश की भाषा है जिसको समृद्ध एवं प्राचीनता के प्रमाण ऋग्वेद, श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि के ग्रंथों में उपलब्ध है। मोहनजोदड़ो जो प्राचीन भारतीय सभ्यता का प्रमाण है भी सिंधु देश की प्राचीनता को प्रमाणित करता है। सिंधु नदी के कारण इस प्रदेश को सिंध कहा गया। ऋग्वेद में भी सिंधु नदी के आसपास के भूमि के सौंदर्य और वैभव का संकेत मिलता है। शिवस्वा सिंधु सुरथा हिरण्यमयी सुकृता वाजनीवती पूर्णावती युति शील मावत्याधि वस्ते सुभगा मधुवृद्धम। सिंधु नदी सुंदर रथों एवं वर्षों की स्वामिनी है। वह आभूषणों एवं धन धान्य से संपन्न है। सिंधु स्वर्णवाणी है। उसने हीरों जवाहरों के आभूषण पहने हैं। वह नई वधू जैसी भाषित होती है। सिंधु भाग्यवती है। सिंधु का जल मधु से भी अधिक मधुर है। श्रीमद् भगवत में भी अप्रत्यक्ष रूप से सिंधु प्रदेश का उल्लेख मिलता है। तत्र नारायण सरस्वती तीर्थ सिंधु समुद्राय हो संगमो यत्र समूह मुनि सिद्धनेश्वरतम। पश्चिम दिशा में सिंधु और समुद्र के संगम पर नारायण सर नामक का एक महान तीर्थ है जहाँ मुनि और सिद्ध रहते हैं। डॉक्टर सुनीत कुमार जी के मतानुसार साहित्य एवं विचार विनिमय की दृष्टि से भारत में महत्वपूर्ण गिनी जाने वाली बड़ी भाषाओं में केवल 10 हैं। सिंधी उनमें से एक है। सिंधी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में इस परिवार के प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत थी। उसका स्थान बाद में संस्कृत ने ले लिया जो साहित्य तथा चिंतन का साधन बनी। साहित्यिक भाषा के भिन्न लोगों की बोलियां भी अवश्य थीं। इनके प्रमाण हमें तत्कालीन संस्कृत साहित्य में मिलते हैं। पतंजलि के समय में व्याकरण शास्त्र जानने वाले विद्वान शुद्ध संस्कृत बोल सकते थे। अन्य ब्राह्मण अशुद्ध संस्कृत बोलते थे तथा साधारण लोग प्राकृतिक भाषा स्वाभाविक बोली जानने वाली बोलते थे। इस बोली का शुद्ध नमूना हमें पाली में भी मिलता है। भिन्न भिन्न प्रदेशों में इस प्राकृतिक भाषा में भी परिवर्तन होता रहा और यह प्राकृतिक अपभ्रंश के रूप में परिवर्तित हुई। शौरसेनी प्राकृतिक शौरसेनी अपभ्रंश मागधी प्राकृतिक मागधी अपभ्रंश एवं महाराष्ट्र प्राकृतिक महाराष्ट्री अपभ्रंश कहलाई। तत्कालीन समय में सिंध में जो भाषा व्यर्थ थी वह ब्राह्मण अपभ्रंश कहलाई। अरबिस्तान के इतिहासकार अस्तरफी ने अपनी पुस्तक मसालक
अलमलाख जो ईस्वी सन 950 में लिखी गई में लिखा है, कोट, सिंध में 10वीं शताब्दी में ब्राह्मण अपभ्रंशन प्रचल थी, अनकोट। आचार्य हेमचंद्र के अनुसार भी ब्राह्मण अपभ्रंश सिंध में बोली जाती थी। सिंध प्रदेश में ही पूर्व काल में ब्राह्मण देश था, जहाँ की प्राकृतिक एवं अपभ्रंश भाषाएं इस देश के अनुसार ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध हुई। डॉक्टर ट्रम्प का मत है कि संस्कृत से ही सिंधी भाषा की उत्पत्ति हुई है और वह उत्तर भारत की अन्य देशी भाषाओं की अपेक्षा विदेशी तत्वों से विमुक्त है। यह बात पूर्णतः सही नहीं है, परंतु इतना सत्य अवश्य है कि अरबी फारसी की शब्दावली और अरबी लिपि के प्रयोग के बावजूद सिंधी संस्कृत परंपरा की भाषा है। सिंधी में अधिकांश धातुएं संस्कृत धातुओं से निकली हैं। जैसे संस्कृत शब्द से सिंधी में आए हैं लिख, लिखण, पठ, पढ़ण, कथ, कहण, वस, वसण, नम, नमन, चल, चलन, चर, चरण इत्यादि। कई वैदिक शब्द ऐसे हैं जो वर्तमान संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त नहीं होते, परंतु सिंधी में स्वल्प परिवर्तन से देखने में आते हैं। जैसे वैदिक संस्कृत में जूर्य, सिंधी में झूर, लौकिक संस्कृत में जीर्ण, वैदिक संस्कृत में वारा, सिंधी में वार, लौकिक संस्कृत में केश। मुसलमानों के शासनकाल में सिंधी की जगह फारसी ने राज्य भाषा का पद प्राप्त किया। फारसी घोड़े चारसी कहावत प्रसिद्ध थी, जिसका अर्थ है फारसी ज्ञाता जो को महत्वपूर्ण पद प्राप्त होगा। राज्य भाषा होने के कारण फारसी और अरबी के हजारों शब्द सिंधी में घुस आए। अंग्रेजी शासनकाल में अनेक अंग्रेजी शब्दों का सिंधी भाषा में प्रयोग हुआ, जैसे गिलास, स्कूल इत्यादि। इस प्रकार सिंधी ने विभिन्न युगों में अपने देश की शब्दावली ग्रहण की, पर उसका मूल ढांचा उसका अपना ही रहा और हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला आदि भारतीय भाषाओं की तरह सहज रूपों में विकसित होता गया। सिंधी की अपनी अस्मिता रही है और है। उसके इस स्वतंत्र व्यक्तित्व के अनेक प्रमाण भी हैं, जिनमें से एक यह भी है उसके शुद्ध निजी व्यंजन हैं जो अन्य किसी भाषा में नहीं मिलते। ये व्यंजन ध्वनियाँ हैं ब, ग, ज, ड। इनमें अंत स्फुटिक ध्वनि है। इन व्यंजनों में से यदि कोई भी व्यंजन किसी शब्द में होगा तो वह सिंधी का अपना शब्द होगा। सिंधी की कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं। उसके शब्द स्विरांत होते हैं, द स्थान पर ड उच्चारण पाया जाता है। भाषा की उत्पत्ति और आधुनिक युग तक के विकास का हम संक्षिप्त परिचय देखें तो उसमें दिखाई देता है कि वेदों की रचना के समय सिंधु घाटी में पुरानी भारतीय आर्य भाषा की बोलियां बोली जाती थी। पुरानी भारतीय आर्य भाषा की विभिन्न बोलियां अपने अपने प्रदेशों में बदलती और विकसित होती रही और उनमें से एक बोली विद्वानों द्वारा संस्कार युक्त की गई, जिससे संस्कृत कहते हैं। संस्कृत का अपनी उन प्राकृत भगनियों से, जिनमें आधुनिक सिंधी की एक पूर्वज बोली भी थी, संबंध रहा। सिंधी बोली और अन्य बोलियां विकसित करती रहीं और उस मंजिल पर पहुंची जहां उन्हें मध्य भारतीय आर्य भाषा की बोलियां कहा जाता है। साहित्यिक भाषा के रूप में मध्य भारतीय आर्य भाषाओं की आखिरी मंजिल अपभ्रंश कहलाती है। मध्य भारतीय आर्य भाषा अपभ्रंश से विभिन्न प्रदेशों में नई आर्य भाषा विकसित हुई, जिनमें से सिंधी आज की भाषा है। नाट्यशास्त्र में लिखा है कि हिमालय से लेकर सिंधु सौवीर तक की भाषाओं से अधिक संबंध उकारांत होते हैं।
यह विशेषता आधुनिक सिंधी भाषा में भी है, जैसे यथा, जिसका उदाहरण है गोपाल, किशोर, पढ़ण पढ़ना, लिखण लिखना आदि। युआन चांग ने लिखा है कि सिंध के लोगों की भाषा भारत के मध्य प्रदेश की भाषा के सिर्फ थोड़ी सी अलग है। मध्य प्रदेश में उत्तरी गुजरात, राजस्थान, मालवा, उत्तर प्रदेश और पड़ोसी पर आ जाते हैं। कुमल्या कथा पश्चात की भाषा को पेशा कहा जाए। आज की सिंधी भाषा की उत्पत्ति पैशाची प्राकृत के ब्राचर अपभ्रंश से मानी जाती है। ब्राचर अपभ्रंश सिंधु देश में बोली जाती थी, ऐसा मार्के बंट का कहना है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार सिंधु देश में ही पूर्व काल में ब्राचर देश था, जहाँ की अपभ्रंश भाषा ब्राचर नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राचर अपभ्रंशा की विशेषता यह है कि त का ट और द का ड होता है। सिंधी में ये परिवर्तन दिखाई देते हैं। सिंधी के नाम का विवेचन करते हैं तो सिंधी भाषा को सिंधी में सिंधी बोली नामकरण दिया गया है, जिसका तात्पर्य है सिंधी बोली का प्रदेश। सिंधी प्रांत में बोली जाने वाली जनपदीय लोकभाषा। सिंधु शब्द का अर्थ है एक महानदी जो हिमालय से निकलकर बहती है। सिंधु नदी को मैरान अथवा समुद्र भी कहा जाता है। सिंधु का अर्थ है सिंधु नदी के तट से के आसपास का प्रदेश। सिंध प्रदेश की पूरी दुनिया में एक ऐसा प्रदेश है जो एक नदी के नाम से माना जाता है। सिंधी भाषा सिंधु तट पर बस्ती के लोगों की बोलचाल की भाषा है। प्राचीन काल में सिंध का विस्तार बहुत विस्तृत था। ऋग्वेद में सिंधी का उल्लेख है, जिसका संबंध आधुनिक काल में जो सिंध का भौगोलिक क्षेत्र 54,123 वर्ग मील अंदाजन 86,517 वर्ग मील किलोमीटर है, परंतु सिंधु नदी के तट का जो विशाल क्षेत्र था उससे संबंध है। यह भी स्पष्ट है सिंधु नदी के आसपास के विस्तार के साथ जहाँ आर्यों की बस्ती थी उससे सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था। सप्त सिंधु का अर्थ है सिंधु नदी के साथ जुड़ी 7 नदियों का विस्तार। सप्त सिंधु इलाके की नदियाँ थी सिंधु, विभावशा, शतुदर, शत्तल, वतास्ता, झेलम, आसकानी, चिनाब, परशाणी, रावी एवं सरस्वती। सिंधी भाषा का क्षेत्रफल और उनके बोलने वालों की संख्या हम इस प्रकार भारत में देख सकते हैं। कच्छ में सिंधी भाषा भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, शासकीय, आर्थिक एवं धार्मिक दृष्टि से देखा जा सकता है तो कच्छ का संबंध सिंध के साथ प्राचीन से ही रहा है। कच्छ को सिंधी का विस्तृत क्षेत्र भी कहा जाता है, यहाँ आज भी आदि सिंधी कबीले जत, समा, सुमरा, मुतवा, मोतियार, हालेपोट आदि मुसलमान प्रजा, लोहाणा, कोली, भानुशाली, सोढ़ा, मेघवाड़, रेवाड़ी आदि हिंदू प्रजा निवास करते हैं और सिंधी भाषा का उपयोग करते हैं। 1971 के हिंदी पाकिस्तान युद्ध के समय बहुत सारे सिंधी लोग सिंध से भारत में हिजरत करके आए और कच्छ, गुजरात, राजस्थान में आकर बसे और भारत की नागरिकता प्राप्त की। वे सभी सिंधी भाषा का ही उपयोग करते हैं। काठियावाड़ में सिंधी भाषा को देखें तो विभाजन के पहले काठियावाड़ 4 प्रांतों में बंटा हुआ था। झालावाड़, हालाड़, सौराष्ट्र एवं गोकिलकवाड़। ऐतिहासिक दृष्टि से काठियावाड़ नामकरण काठी कौम पर पड़ा। सिंधी भाषा विज्ञानी डॉक्टर गुलाम अली अल्लाह लिखते हैं कि कच्छ के जाडेजा समय के शासन में काठियावाड़ के माणावदर, सरदारगढ़, जामनगर, मांडवी, भावनगर, मोरबी, राजकोट, सोरठ, वंथली, जूनागढ़, कुतियाणा, धोराजी, बांटवा एवं पोरबंदर रियासतों में
सिंधी भाषा की उपबोली कच्छी का प्रचलन हुआ और आज भी उसमें उसका प्रचलन चालू है। स्वतंत्रता के बाद इन विस्तारों के शहरों में अनेक सिंधी लोग निवास करते रहे हैं तथा भाषा का प्रयोग होता रहता है। अगर गुजरात के हवाले में देखा जाए तो इतिहास साक्षी है कि विविध प्रजाओं, समूहों, कबीलों का एक विस्तार से दूसरे विस्तार में आना जाना और व्यापारिक यातायात होता रहा था। सदियों से विदेशी आक्रमणों, हमलावरों, लुटेरों का केंद्र सिंध रहा है। अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए और परिस्थितियों एवं प्राकृतिक आपदाओं को झेलते हुए उनमें से बहुत से लोग जो कच्छ में आना जाना रहता था वे आकर बसे। एक समय में कच्छ और सिंध एक ही प्रदेश रहा था, जैसे पहले कह चुके हैं। सिंध से अनेक लोग, जैसे बताया गया है कि कच्छ, काठियावाड़, सौराष्ट्र में निवास करने लगे और वहाँ सिंधी भाषा का व्यवहार होने लगा। कच्छ के बनी इलाके में आज भी शुद्ध सिंधी का व्यवहार में प्रचलन है। लोक संस्कृति जीवित है। राजस्थान में भी सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेष करके बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में भी सिंधी भाषा का प्रचलन देखा जाता है और वहाँ सिंधी लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति की विविध रूपों में, स्वरूपों में देखा जा सकता है। तो ये वैसे तो पूरे भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी सिंधी लोग रहते हैं, सिंधी भाषा का उपयोग करते हैं, प्रचलन करते हैं और सिंधी भाषा संस्कृति को संभाल के रखा है और सिंधी भाषा व्यवहार में बोलते हैं। लिखने में भली कम हो, लिखने के लिए भली अलग अलग लिपियाँ हों, मगर बोलने में एक सर की है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इस समय गुजरात के अंदर सिंधी भाषी रहते हैं और वहाँ सिंधी का प्रचलन तो है ही। शुद्ध सिंधी बोली भी जाती है, सिंधी भाषा पढ़ाई भी जाती है, उच्च कक्षा तक उसका अभ्यास भी होता है। परंतु जो कच्छी, जिसको सिंधी की एक उपभाषा के रूप में देखा जाता है, वो सिंधी जिसमें कच्छी में जिसमें सिंधी से के बहुत सारे शब्द उसमें समावेश हैं, उनका भी प्रचलन गुजरात में है। इसी प्रकार भारत के अनेक प्रदेशों में जहाँ जहाँ सिंधी बसे हैं, सिंधी भाषा बोलने का, लिखने का और शिक्षा का प्रचलन होता रहा है। और अनेक भारत सरकारों ने, प्रांत सरकारों ने अपने राज्यों में सिंधी भाषा के विकास के लिए राज्य अकादमियों की स्थापना की है और भारत सरकार ने राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद न्यू दिल्ली में स्थापना की है, जिसके स्वरूप पूरे भारत में सिंधी भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति का प्रचलन होता है, विकास होता रहता है। केंद्रीय साहित्य अकादमी, सबसे पहले भारत में केंद्रीय साहित्य अकादमी ने सिंधी भाषा को मान्यता दी थी और भारत में 10 अप्रैल 1967 में जब सिंधी भाषा को भारत के संविधान में मान्यता मिली, तो उसकी में जो भी भारतीय संविधान की जो 22 भाषाएं हैं, उसमें सिंधी का भी समावेश हुआ है। और केंद्रीय सिंधी साहित्य अकादमी अन्य भारतीय भाषाओं की भांति सिंधी भाषा का भी प्रचलन करती है। उसकी सफलता के लिए अलग अलग योजनाएं देती हैं, इनाम देती हैं, पुस्तक प्रकाशन करती हैं। तो इसी प्रकार भारत में सिंधी भाषा का प्रचलन चालू है और चालू रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू।